जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं शुरू। ये जो टेस्ट सीरीज है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले इसमें हमें सेक्शन ए लेंगे। जो सेक्शन ए आपका आएगा उसमें एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिनको हमें बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 18 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न में आधे आधे अंक का आएगा, तो ये 9 अंक के पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में दूसरा क्वेश्चन आपका रेगिस्तान का रहेगा। रेगिस्तान के प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न आधे आधे अंक का होगा, तो रेगिस्तान आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका अति लघुरात्मक वाला रहेगा। तो अति लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या 9 होगी और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का होगा। इस प्रकार सेक्शन ए है, इनके अंदर आपको कुल 37 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कुल 37 प्रश्न हैं। ये आपको 23 अंक के पूछे जाएंगे, यानी 9, 5 और 9। इस प्रकार से पहला सेक्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 9 अंक का। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको जो मैं क्वेश्चन और क्वेश्चनों के साथ साथ व्याख्या बताऊंगा, तो आपका सेक्शन ए में मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या है, ये साथ साथ में टेस्ट भी देना है। इसके साथ आप अपनी रफ कॉपी और पेन जरूर लिख के बैठिए, क्योंकि इसमें हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रेगिस्तान प्रश्न देखेंगे और इन्हीं से हमारे निकलेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न। तो साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि इसमें इस प्रकार से अति लघुरात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 23 नंबर में से आपके 22.5 ही नहीं आएंगे, 23 के 23 आएंगे। बट आप ईमानदारी से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो आइए हम सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं उस बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें पहला लेसन है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये जो पहला लेसन है ये यूनिट 1 के अंदर दे रखा है। यूनिट 1 में ये चैप्टर 1 ही है जो आपके 3 अंक का पूछा जाएगा। इसमें 2 तो आपके आधे आधे नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न आधे नंबर का रेगिस्तान होगा और 1 आपको 1.5 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो मैं आपको व्याख्या के अंदर साथ में बताऊंगा। इस प्रकार इसमें आपको जो क्वेश्चन हैं वो 4 पूछे जाएंगे इस लेसन में और 4 क्वेश्चन 3 अंक के होंगे। तो आइए सबसे पहले हमें बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल निम्न में से किसके उपक्षेत्र हैं। देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र दिए हुए हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र दिए हुए हैं। मानव भूगोल के क्षेत्रों में एक जो क्षेत्र है वो है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्र है और इस राजनीतिक भूगोल के 2 मुख्य उपक्षेत्र हैं। इन दोनों मुख्य उप क्षेत्रों को याद करने की एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि राजनीति सैन्य करता है। जो राजनीति है वो कौन करता है,
वो सैनी करता है। तो यानी राजनीतिक का मतलब हो गया राजनीतिक भूगोल, और इसके दो उपक्षेत्र हैं जिनकी ट्रिक है सैनी। तो सैनिक यानी इस प्रकार से सैनी लिखा जाता है। तो से का हो जाएगा सैन्य भूगोल और नी का हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। पूछा क्या है कि ये दोनों उपक्षेत्र हैं वो कौन सी भूगोल के हैं। तो आपको ऑप्शन में कहीं राजनीतिक भूगोल दिख रहा होगा, तो ये राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र हैं। एग्जामिनर आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि राजनीतिक भूगोल के किन्हीं दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आप एक निर्वाचन भूगोल करना और एक सैन्य भूगोल करना। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि किस भूगोलवेता ने, यानी आपकी जो पहला लेसन है उसमें 3 भूगोलवेताओं की डेफिनेशन दी हुई हैं। रेड जेल की, सैंपल की, बलास की, जो तीनों ही क्या हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न है कि किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। यानी ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जिसने मानव भूगोल की अपनी परिभाषा में गत्यात्मकता पर सर्वाधिक जोर दिया है। ऑप्शन में दिए हुए हैं रेट जेल ने, सैंपल ने, बलास ने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसमें जो रेड जेल है ये जर्मन का रहने वाला है, और जो सैंपल है ये अमेरिका की रहने वाली है। जो रेड जेल की क्या है, शिष्या है। और जो बलास है ये फ्रांस का रहने वाला है। ग्रिफिथ टेलर है ये अमेरिका का रहने वाला है। तो गत्यात्मकता पर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है ये दिया है एलन सी सैंपल। तो जो आपका ब ऑप्शन है वो सही होगा, यानी एलन सी सैंपल लिख सकते हैं यहाँ पे, और केवल सैंपल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो गत्यात्मक मानव भूगोल की परिभाषा में सर्वाधिक जोर है वो गत्यात्मक दिया है, वो सैंपल ने अपनी परिभाषा के अंदर दिया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सैंपल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषण पर सर्वाधिक जोर दिया है। वही ऑप्शन है रेड जेल, सैंपल, ब्लास, ग्रिफिथ टेलर। तो यानी संश्लेषण पर जो सर्वाधिक जोर दिया है वो किसने दिया है, वो रेड जेल ने दिया है, जो एक जर्मन भूगोलवेता है, और एलन सी सैंपल इनकी शिष्या है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मानव भूगोल को रेट जेल के अनुसार परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को रेट जेल के अनुसार परिभाषित कीजिए। तो इन दोनों की आपको परिभाषा याद रखनी है। इनके साथ साथ विडाल डी ला ब्लास की भी परिभाषा आप याद रखें। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के अध्ययन में, मानव भूगोल के अध्ययन में ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें मानव जाति, मानव प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 1970 के दशक में यानी 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था।
मानव भूगोल में तीन विचारधाराओं का उदय हुआ या तीन उपागमों का उदय हुआ। 1970 के दशक में मानव भूगोल के अंदर तीन विचारधाराओं का या तीन उपागमों का उदय हुआ, जिसमें पहला उपागम है वो है आपका कल्याण कल्याण परक विचारधारा। कल्याण परक विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आमूलवादी। ये आमूलवादी विचारधारा है, इसे रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है व्यवहारवादी। ये जो 1970 के दशक की तीन विचारधाराएं हैं, तीन उपागम हैं, इनमें से एक उपागम के अंदर ये दिया हुआ है मानव जाति प्रजाति एवं धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है। तो ऐसी कौन सी विचारधारा है जो इनके ऊपर जोर देती है? तो यानी वो है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर मानव जाति प्रजाति एवं धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर ये भी बड़ा प्रश्न पूछ सकता है कि 1970 के दशक की तीन विचारधाराओं को समझाइए, या फिर किसी एक विचारधारा का नाम दे करके उसके बारे में आपको संक्षेप में पूछ सकता है। तो आप याद रखना। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्न में से किस भूगोलवेता ने पर्यावरण निम्न में से किस भूगोलवेता ने पर्यावरण के निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित किया। जब निश्चयवाद और संभववाद के बीच में झगड़ा हो रहा था, उस समय एक नई विचारधारा निकल के आई, क्योंकि निश्चयवाद यानी नियतिवाद के अंदर प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था, जबकि संभववाद के अंदर मानव को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था। उसी समय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो बीच का मार्ग निकला, जो बीच की विचारधारा निकली, उस विचारधारा का नाम था नव निश्चयवाद। उस विचारधारा का नाम क्या था? नव निश्चयवाद था, जिसे हमें रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और इस विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो अमेरिकी भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने किया था। तो इसमें आपका द ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी दो विचारों यानी कौन से दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, यानी कौन सी विचारधारा दो विचारों, जिसमें एक तो क्या है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद है और एक संभववाद है, इनके बीच के मार्ग जो निकला था, बीच की दो विचारधारा निकली थी, उसका यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो वो है नव निश्चयवाद है, जिसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इस विचारधारा का प्रतिपादक है ग्रिफिथ टेलर। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। आपको अति लघुरात्मक रूप में भी ये पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की वह कौन सी विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि अभी मैंने आपको ऊपर मानव भूगोल की तीन विचारधाराएं बताई थी, जिसमें एक विचारधारा का हमने व्याख्या भी की थी, जिसका नाम व्यवहारवादी था, जिसमें मानव जाति प्रजाति धर्म इत्यादि सामाजिक वर्गों पर बात हुई थी।
लेकिन यहाँ पूछा है कि मानव भूगोल की वह कौन सी विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो ऐसी कौन सी विचारधारा है? देखिए, यानी वो विचारधारा है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है और ये यानी समकालीन सामाजिक समस्याओं का जो संबंध है वो पूंजीवाद के विकास से माना जाता है। तो कई बार एग्जामिनर आपको ये भी पूछ लेता है कि यानी मानवतावादी विचारधारा को संक्षेप में समझाइए, या आमूलवादी विचारधारा को संक्षेप में समझाइए, या व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षेप में समझाइए। कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग कौन सी विचारधारा के अंदर किया गया है। तो आपको याद रखना है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है कि प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की समय अवधि क्या है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की समय अवधि क्या है। आपको पता है कि आपकी बुक के अंदर है, यानी आपकी बुक के अंदर है मानव भूगोल के उपागम दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप मानव भूगोल के उपागमों के नाम याद रखना, जिसमें यानी पहला उपागम है अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण पहला उपागम है। दूसरा उपागम है यानी प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विश्लेषण है। तीसरा उपागम है क्षेत्रीय विभेदन। चौथा है स्थानिक संगठन। और पांचवा है मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। और 6 नंबर है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। तो यहाँ से एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछ सकता है कि मानव भूगोल के 4 उपागमों के नाम लिखिए। तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो उपागम है 6 उपागम हैं, जिसमें से आपको इनका इनकी समय अवधि पूछी जा सकती है। जैसे मैं बात करूं मानव भूगोल के मानव भूगोल का जो पहला उपागम है जिसका नाम है अन्वेषण एवं विवरण। अन्वेषण और विवरण की जो समय अवधि है वो है आरंभिक उपनिवेश युग। ये अन्वेषण और विवरण उपागम की समय अवधि है। दूसरा है आपका प्रादेशिक विश्लेषण। तो जो प्रादेशिक विश्लेषण उपागम है उनकी समय अवधि है उत्तर उपनिवेश युग। तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन, जिसकी समय अवधि है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। और फिर है स्थानिक संगठन उपागम है, जिसकी समय अवधि 1950 के अंत से 1960 के अंत तक है। फिर जो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा है इनकी समय अवधि है 1970 का दशक। और भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद जो उपागम है उनकी समय अवधि है 1990 का दशक। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि जो प्रादेशिक विश्लेषण उपागम है इसकी समय अवधि क्या है। तो इसकी समय अवधि होगी, इसकी समय अवधि होगी उत्तर उपनिवेश युग। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल में 1970 के दशक में शामिल उपागम हैं। तो मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 उपागम शामिल हैं, या यूं कहूं कि 3 विचारधाराओं को शामिल किया गया है, जिसके नाम अभी मैंने आपको
बताए थे। जैसे पहली है कल्याण परक, जिसे मानवतावादी विचारधारा या उपागम भी कहते हैं। दूसरी आमूलवादी है, जिसे रेडिकल विचारधारा या उपागम कहते हैं। और तीसरी व्यवहारवादी विचारधारा या उपागम है। यहाँ पर आपको अति लघुरात्मक 1.5 नंबर का प्रश्न है, पूछ सकता है। इनका वर्णन भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भौतिक भूगोल अध्ययन करता है। देखिए, भौतिक भूगोल है वो किसका अध्ययन करता है? भौतिक भौतिक पर्यावरण का। भौतिक भूगोल के अंदर भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि सांस्कृतिक जो पर्यावरण है, इसमें मानव भूगोल यानी मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो सांस्कृतिक पर्यावरण में किया जाता है। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन मान यानी भौतिक भूगोल का अध्ययन भौतिक पर्यावरण। भौतिक भूगोल में अध्ययन या भौतिक भूगोल अध्ययन करता है भौतिक पर्यावरण का, जबकि मानव भूगोल अध्ययन करता है सांस्कृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य को जीवित जीव जीवित जीव किसने माना है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, कहीं पर नहीं मिलता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि राज्य को जीवित जीव किसने माना है। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य को जीवित जीव मानने वाले जर्मन के भूगोलवेता थे, जर्मन के विद्वान थे। यानी जर्मन भूगोलवेताओं ने राज्य देश का वर्णन जर्मन भूगोलवेताओं ने राज्य एवं देश का वर्णन एक जीवित जीव के रूप में किया है। इनके साथ साथ सड़कों सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल का वर्णन है वो यानी परिसंचरण की ध्वनि के रूप में किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जर्मन भूगोलवेताओं ने राज्य देश का वर्णन एक जीवित जीव के रूप में किया है। इन्होंने सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल का वर्णन है वो यानी परिसंचरण की ध्वनि के रूप में किया है। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आज वीडियो लंबा हो रहा है, इसको यहीं पर रोकते हैं। बाकी के वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो उस समय आएगा जब आप इस वीडियो को अपार स्नेह देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।